हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरी स्कॉलरशिप। माय नेम इज़ सुनैना ओझा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो होगा अबाउट द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मानव शरीर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? जो ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज़ की बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स की। सेल्स यानी कि कोशिकाएं, और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर बनाती हैं टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। एक ही तरह की कोशिकाएं जिनका एक ही जैसा काम है और उनका जो ओरिजिन है, जो उद्भव है, वो भी एक ही जगह से हुआ है। टिश्यू, जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं वो बनाते हैं ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। टिश्यू को उत्तक। ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? अंग। और ऑर्गन सिस्टम मतलब कोई भी अंगों से बना हुआ कोई भी तंत्र। ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, यानी कि मानव की। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं और ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो हमारे, ये सब करते क्या हैं? इनका फंक्शन क्या है? हमारे पास बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारा श्वसन तंत्र, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारा तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनका एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेसिफिक कार्य है उनका। ठीक है, और जब ये सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो जिंदा रहते हैं, हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन करती है, हम अपने सारे काम कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करता है तो क्या होगा? हमें किसी ना किसी तरीके की बीमारी हो जाएगी या हम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनका कार्य क्या है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम का जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली एक एक ऑर्गन का काम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस तरह से डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, हम सारे जितने भी सिस्टम्स हैं जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है वो सारे सिस्टम हम एक एक करके इस टॉपिक के अंतर्गत जो ह्यूमन बॉडी टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं यानी अंगों से बने हुए जो तंत्र हैं उनकी। तो अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं उसमें आता है, एक तो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमको फूड जो भी हम अंदर खा रहे हैं, जो भोजन हम ले रहे हैं, उसके डाइजेस्ट करने में, उसका पाचन करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारा श्वसन तंत्र जो हमें सांस लेने में मदद करता है। फिर आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना या सर्कुलेट करना। फिर आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें होती हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, हमारी नर्व्स जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन, नर्वस, एक्सक्रीटरी। इसके अलावा होता है हमारे पास में जो सिस्टम होता है वो होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। मूवमेंट एंड लोकोमोशन,
मोशन। तो मूवमेंट के लिए होती है हमारे पास में मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियाँ, और लोकोमोशन के लिए होती है हमारी हड्डियाँ, जो हमारा कंकाल होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारा स्केलेटन होता है, वो हमें लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट ये दोनों मिलके ही हमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी कि चलने फिरने में हम या किसी भी तरह की मूवमेंट करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास में जो सिस्टम है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रजनन में, यानी कि अपनी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो हमारी प्रोजेनी है, उसे बनाने में हमारी हेल्प करता है। इन सारे सिस्टम से मिलके बनता है हमारा शरीर। हम एक एक करके इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फूड होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने फूड की बात करें, ठीक है, तो हमारे फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले हमारे फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास में प्रोटीन्स, फैट्स यानी कि वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, यानी कि हमारे भोजन के। इसके अलावा हमें ज़रूरत होती है वाटर यानी कि जल की, और रफ एज यानी कि फाइबर्स की, ठीक है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए, प्रॉपर पाचन के लिए हमें फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो बेसिकली बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है उसे हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड यानी कि सिंगल शुगर। अगर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाइसेक्राइड, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया अपना ग्लूकोज, जो कि एक सिंगल शुगर है। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया हमारा माल्टोज, जो कि 2 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। और अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं आपस में, तो बनता है स्टार्च, ठीक है। तो ग्लूकोज से बनेगा माल्टोज और स्टार्च। अगर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो माल्टोज, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो स्टार्च। और ग्लूकोज का सिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? उसको जब खाते हैं स्टार्च को, या प्लांट के द्वारा जो बनाया गया ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसे जब हम खाते हैं तो फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है, ठीक है। तो इन्हें हम नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहते हैं। इसीलिए जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उससे अमीनो एसिड बनते हैं, और अमीनो एसिड ब्रेक होने से हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग यानी कि वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। और प्रोटीन जो है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स से, अमीनो एसिड्स। और हमारे शरीर में टोटल कितने अमीनो एसिड्स मिलते हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। इसका मतलब आप जो भी प्रोटीन खाओगे उसे जब ब्रेक करोगे, उसका जब डाइजेशन करोगे, तो वो किस चीज़ में ब्रेक होगा? अमीनो एसिड में ब्रेक होगा। अगर आप स्टार्च खाते हो, उसे ब्रेक करते हो, तो किस चीज़ में ब्रेक होगा? माल्टोज या ग्लूकोज में ब्रेक होगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है, कौन से स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके कौन सा लार्ज यूनिट बना है, और इस लार्ज यूनिट को हम ब्रेक करेंगे तो क्या स्मॉल यूनिट हमको मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं फैट्स। फैट्स यानी कि वसा। फैट जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। और कभी जब हम फास्टिंग करते हैं या ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता, किसी भी वजह से बहुत टाइम के लिए हमने खाना नहीं खाया, तो फैट्स बर्न होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल,
इनसे मिलके बने हैं फैट्स। तो फैट का जब आप पाचन करोगे तो अल्टीमेटली आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो मिलेंगे एज अ प्रोडक्ट। विटामिन कई तरीके के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, सी, बी, बहुत सारे विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन का सोर्स हमारे लिए है मिल्क, इसके अलावा कई तरीके के जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उससे हमें विटामिन मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं। तो विटामिन का हमारे शरीर में क्या रोल होता है? विटामिन जो है वो कई तरीके के जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस में कहीं कहीं पे काम में आते हैं और हमारे शरीर की मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं। फिर आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स की बात अगर हम करें, जैसे विटामिन के मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ए, डी, ई, के, सी, बी, ठीक है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कैल्शियम है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें तो ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करती है। तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को जो कंडक्ट कर रहे हैं, उस मैसेज के कंडक्शन में सोडियम पोटेशियम हेल्प करते हैं, ठीक है। कैल्शियम बोन्स में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा है आयोडीन। आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो तो हमें घेंगा यानी गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, क्योंकि आयोडीन का रोल है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन होता है, ठीक है। बहुत सारे मिनरल जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। आयरन देख लो, आयरन जो है हमारे ब्लड में रिक्वायर्ड है, बिकॉज हमारा ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन आयरन से ही बना हुआ है, आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो मिनरल्स की भी हमें रिक्वायरमेंट, और मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं? अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। सी फूड से मिलते हैं, सोडियम और क्लोराइड जो है वो हमको कॉमन सॉल्ट से मिल जाता है, आयरन हमें एप्पल से मिल जाता है ना, कैल्शियम हमें मिल्क से मिल जाता है, और आयोडीन जो है वो हमें आयोडाइज नमक से मिल जाता है। वाटर क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 70% वाटर से बना हुआ है, और जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। सेल्स में प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में 70% वाटर है, क्योंकि वाटर फॉर्म्स द बेस मटेरियल बना रहा है वो, और उसमें सारी हमारी जो बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो होती है वाटर में, ठीक है। तो वाटर तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वाटर जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। वाटर जो है, अब ब्लड को ले लो, ब्लड भी क्या है? लिक्विड है, वाटर ही तो है, वाटर में ही सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में वाटर हेल्प कर रहा है, हम स्वेटिंग कर रहे हैं, है ना, या हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, सब में वाटर की ज़रूरत है हमको। सलाइवा जो सीक्रेट हो रहा है बॉडी में वो भी वाटर है, एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं उसमें भी वाटर है। तो वाटर तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी में। रफेज क्या होता है? रफेज होते हैं फाइबर्स। तो हम जैसे ये सब जो चीज़ें खाते हैं, कच्चे फल खाते हैं, या फिर हम सलाद खाते हैं, या कई बार कच्ची सब्जियाँ खाते हैं, या फिर जो आटा होता है उसका जो उसमें जो चोकर होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं फाइबर होते हैं, और ये हमें रफेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड है, ठीक है, जो रिमेनिंग फूड है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बल्की हो, ठीक है, एकदम लिक्विड ना हो, वो बल्की हो, ठोस हो। इसके लिए रफेज की भी हमें ज़रूरत है, और रफेज हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की। तो हम जब भी किसी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हमें क्लियर होना चाहिए। और जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, स्टार्ट होता है माउथ से, और उसका एंड होता है एनस पे। तो माउथ को हम हिंदी में मुख कहते हैं और एनस को गुदा कहते हैं। तो माउथ और एनस के बीच में जो भी कुछ है उसे हम बोलते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब की दो ओपनिंग्स हैं। जो फर्स्ट ओपनिंग है वो माउथ है, और जो सेकेंड ओपनिंग है वो एनस है। माउथ से जो फूड है वो एंटर करेगा, और एनस से एग्जिट करेगा, यानी कि बाहर जाएगा। तो जब फूड एंटर कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, या अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। और जब बाहर जा रहा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, तो उसे हम बोलते हैं ईजेशन। तो इंजेशन और ईजेशन क्या हुआ? ये दो प्रोसेसेस हुए, और जब भी साइंस में कोई चीज़ दो होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस मेजरली इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि डाइजेशन, डाई मीन्स टू, तो इसमें दो मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंजेशन एंड
इजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड और इजेशन मीन्स एग्जिट ऑफ फूड। इनटेक कहाँ से हो रहा है? माउथ से, और एग्जिट कहाँ से हो रहा है? एनस से। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो माउथ है और जो हमारा नेसल पैसेज है, ठीक है, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो वो मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी। सपोज ये जो है हमारे नेज़ल ओपनिंग्स हैं, है ना, ये हमारी नाक की ओपनिंग्स हैं और ये नेज़ल पैसेज हैं, ठीक है। और ये एक पार्टीशन है जो कि हमारे नेज़ल पैसेज को जो है, हमारे जो ये श्वसन का जो पैसेज है, इसको हमारे माउथ से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा माउथ है, यानी कि हमारा मुख है, ठीक है, ये माउथ है। और ये हमारी ये जो हमारे नोज़ की, नाक की जो ओपनिंग्स हैं, ये हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेयर्स, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया हमारा नेज़ल पैसेज, जहाँ से एयर जो है वो अंदर जाएगी। और ये हो गया हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, नेज़ल पैसेज और बकल कैविटी, इनका ये कॉमन एरिया है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, इन नेज़ल पैसेज और बकल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पैलेट। अच्छा, अब जो फेरिंग्स है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स, क्योंकि ये नेज़ल पैसेज के पास है। इस पार्ट को हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी या बकल कैविटी के पास है। और ये जो बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, और ये हो गया हमारा ओरोफेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग जो है वो लीड करता है या वो ओपन होता है 2 ट्यूब्स में। ये आगे वाली ट्यूब है और ये पीछे वाली ट्यूब है। जो आगे वाली ट्यूब है ये हमारी, ये ओपनिंग जो है वो हमारी ट्रैकिया है। ट्रैकिया यानी कि हमारी विंड पाइप है, जहाँ से हमारी सांस जो है वो अंदर जाएगी। और ये जो पीछे वाली है ट्यूब, ये है हमारी फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस। तो विंड पाइप का काम क्या है? एयर को अंदर लेके जाना, लंग्स के अंदर। और फूड पाइप का काम क्या है? जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड है, उसको स्टमक तक लेकर जाना, यानी कि आमाशय तक लेकर जाना। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बकल कैविटी है, ठीक है, मुख जो है वो बकल कैविटी में खुल रहा है, मुख गुहा में खुल रहा है, वो हमारा फेरिंग्स में खुल रहा है। और फेरिंग्स जो है वो हमारी, आप देखिए कि फेरिंग जो है उसके जस्ट पर ट्रैकिया है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जब हम खाना खा रहे हैं, उसको निगल रहे हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा? हमारी ट्रैकिया में, यानी कि हमारी विंड पाइप में चला जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैकिया के ऊपर एक इस तरीके का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन होता है, जिसे हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। ये जो एपीग्लॉटिस है ये क्या करता है कि ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद कर देता है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और जो ईसोफेगस की ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गलेट। तो जब हम खाना स्वेलो कर रहे हैं, यानी कि निगल रहे हैं, तो एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करके उस भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। और जो फूड है वो कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में चला जाता है। तो ये जो हमारी बकल कैविटी है, इसमें हमारे टीथ होते हैं, यानी कि दांत, और हमारी टंग होती है, यानी कि हमारी जीव्या, जो हमारी जीभ है वो होती है। तो हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। और हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। मतलब ये हमारे आधे जबड़े का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे आधे जबड़े में ऊपर 2 इंसिजर्स हैं, नीचे 2 इंसिजर्स हैं, ऊपर 1 कैनाइन, नीचे 1 कैनाइन, ऊपर 2 प्रीमोलर, नीचे 2 प्रीमोलर, और ऊपर 3 मोलर, नीचे 3 मोलर। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, एंड 8 and 8 कितने हो गए? 16। तो ये तो आधे जबड़े का हुआ। इसको अगर आप इंटू 2 कर देते हो तो आ जाता है 32। तो हमारे टोटल दांत कितने होते हैं? 32, यानी कि 32 होते हैं हमारे दांत, ठीक है। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। ये क्या होते हैं? इंसिजर्स, ठीक है, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा पाचन तंत्र या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो है वो स्टमक में खुलता है, स्टमक ड्यूडेनम में खुलता है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम में खुलती है। जो रेक्टम है और ये हो गया एनस यानी कि आउटसाइड ओपनिंग। तो ईसोफेगस जो है वो उसका फंक्शन क्या है, माउथ से फूड को स्टमक तक लेकर आना। तो वो जस्ट एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि खाने को हमारे मुख से लेकर अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय में पाचन होता है, उसके बाद वो फूड जो है वो ड्यूडेनम में जाता है, वहाँ से क्षुद्र आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहद आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम यानी कि मलाशय में जाके स्टोर हो जाता है, और कुछ समय के बाद में एनस से हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे दो मेजर ग्लैंड्स ओपन हो रही हैं। एक है पेनक्रियास जो कि पत्ते के शेप की है, और एक है लिवर। लिवर जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं गॉल ब्लैडर, इसको हम पित्ताशय भी कहते हैं और लिवर को हम यकृत कहते हैं। तो पित्ताशय है, और पित्ताशय जो है वो बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में खुल रहा है, और पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा पेनक्रियास लिवर में खुल रहा है। ये दोनों जो है वो आपस में मिलकर हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और फिर ये अपने ड्यूडेनम में ओपन होते हैं या फिर खुलते हैं। तो अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो माउथ में जो डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली दो प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे जो दांत हैं वो खाने को अच्छे से चबाते हैं, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड या चूइंग ऑफ द फूड। टंग जो है वो उस फूड को हमारी लार यानी कि हमारी जो सलाइवा है, जो लार ग्रंथियों या सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है, उसके साथ मिक्स कर देती है, ताकि फूड जो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और सलाइवा में मौजूद जो एंजाइम है वो उस पर एक्ट करें, उस पर फंक्शन करें, उसका डाइजेशन करें। टंग का एक और फंक्शन होता है कि वो हमें खाने का स्वाद लेने में हेल्प करती है, प्लस टंग जो है वो खाने को निगलने में भी हमारी मदद करती है, ठीक है। तो स्वेलोइंग की बात अगर हम करें तो स्वेलोइंग भी जो है वो क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इन प्रोसेसेस में किसी भी तरीके के एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, ये फूड के डाइजेशन के प्रोसेस का जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ डाइजेशन उसको बढ़ा देते हैं, ताकि फूड का डाइजेशन जो है वो फास्ट हो सके, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो भी फूड हम खाते हैं उससे रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे, और फैट है या लिपिड है तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे। ज़्यादातर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम अमाइलेज कहते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को जनरल टर्म में हम प्रोटीएजेस कहते हैं, और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम लाइपेजेस कहते हैं, ठीक है। ये लिवर जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, और पेनक्रियास जो है वो हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी दूसरे नंबर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि लिवर में जो सिक्रीशन है लिवर का, जिसे कि हम बाइल जूस कहते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और बाद में यहाँ से रिलीज होकर ड्यूडेनम में जा रहा है, इस बाइल जूस में किसी भी तरह का एंजाइम मौजूद नहीं है, फिर भी ये पाचन में हमारी मदद करता है। किस तरह से करता है वो हम आगे देखेंगे। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें कि काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि जो फूड है उसको बाइट करते हैं, काटते हैं, उसे चबाते हैं, उससे सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं और निगल लेते हैं। उसके बाद में जब वो फूड जो है यहाँ पे ईसोफेगस से जब वो नीचे आएगा स्टमक में, तो ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ये जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का ईसोफेगस का, ताकि ये फूड आगे बढ़ सके एलिमेंट्री कैनाल में, या एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट में जब फूड आगे की तरफ बढ़ता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं उनकी मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, पेरिस्टाल्सिस। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। डाइजेशन मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल डाइजेशन है, यानी कि जो एंजाइमेटिक एक्शन फूड का हो रहा है हमारी बॉडी में, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, और
कौन से सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन माउथ, यानी कि मुख गुहिका में जो पाचन हो रहा है उसके बारे में। तो हमारा जो माउथ है, यानी कि हमारा जो मुख है या जो हमारा बकल कैविटी है, मुख गुहिका है, उसमें 3 मेजर ग्लैंड्स ओपन होती है, ठीक है। वो है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है ये होती है सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड। ये 3 हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और बेसिकली ये 3 पेयर्स होती हैं और ये हमारे माउथ में ओपन होती है, बकल कैविटी में। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? सलाइवा सिक्रीट करना है ना, यानी कि लार बनाना। ये जो सलाइवा है इसमें होता है वाटर, ठीक है। इसमें एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट सॉल्ट होता है इसमें। और इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये हमारे भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह की है हमारे अंदर, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड। ये क्या सिक्रेट करिए? सलाइवा। और सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है? सलाइवा में है वाटर, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जिसको हम टाइलिन कहते हैं, इसमें सॉल्ट्स हैं और इसमें लाइसोजाइम है। सॉल्ट्स का क्या फंक्शन होगा? फूड में अगर कोई एसिड है, अम्ल है, तो उसका क्या करना? उसको न्यूट्रलाइज कर देना, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो सलाइवा है ये हमारे माउथ में डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये स्टार्च जो है वो ब्रेक होता है, और किस में ब्रेक होता है? माल्टोज में, ठीक है। और इवन ग्लूकोज में भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, या डेक्स्ट्रीन में ब्रेक हो सकता है। डेक्स्ट्रीन क्या होता है? 3 to 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर डेक्स्ट्रीन बनाते हैं। माल्टोज क्या होता है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। और ग्लूकोज तो अपने आप में एक सिंगल यूनिट है ही, एक मोनोमर होता है, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो माल्टोज, ग्लूकोज या डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन क्योंकि खाना बहुत देर तक हमारे मुंह में नहीं रहता, ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए रहता है, इसलिए स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन माउथ में नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ठीक है, और थोड़ी देर तक मुंह में रखना चाहिए ताकि स्टार्च का डाइजेशन हो सके। फिर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितनी भी देर फूड को अपने माउथ में रखें, 30% स्टार्च का डाइजेशन ही हो पाता है माउथ में। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है स्टार्च का फिर जाके कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। स्टमक में नहीं होता, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो हम देखते हैं कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रेट कर रही है। सलाइवा में जो मेजर एंजाइम है वो है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कह रहे हैं, और वो स्टार्च का डाइजेशन करती है और स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोज, ग्लूकोज और या फिर डेक्स्ट्रीन में। इसके बाद जो फूड है वो जाता है स्टमक यानी कि अमाशय में। कैसे जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। और ईसोफेगस में भी कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो अब ये जो फूड है ये इसको हम स्वेलो करेंगे, निगलेंगे, ये ईसोफेगस से होता हुआ अमाशय यानी कि स्टमक में पहुंच जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। अमाशय में जाके क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। हमारा जो अमाशय है, ठीक है, हमारा जो अमाशय है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें यहाँ पे 2 वॉल्स होती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व या पाइलोरिक स्पिंचर, मतलब सर्कुलर मसल्स होती हैं, और इसे बोलते हैं कार्डियक वॉल्व, ठीक है। तो ये जो दोनों वॉल्व्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? जो पाइलोरिक वॉल्व होती है वो नीचे की तरफ होती है, पाइलोरिक वॉल्व नीचे की तरफ होती है, और जो कार्डियक वॉल्व होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो इन दोनों वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि एक बार जो फूड है वो स्टमक में आ गया तो फिर स्टमक से बाहर ना जाए। जैसे एक बार ईसोफेगस से स्टमक में आ गया तो फिर से ईसोफेगस में ना चला जाए, और एक बार अगर वो स्टमक से ड्यूडेनम में आ गया तो वापस से स्टमक में ना चला जाए।
सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की और पाचन की, और हमने देखा कि मुख में पाचन किस तरह से होता है। मुख में पाचन होने के बाद में जो फूड है वो अमाशय यानी कि स्टमक में पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक जो है हमारा वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो चीज़ें सिक्रेट होती हैं बेसिकली वो होती हैं, एक तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस में होती हैं एंजाइम्स। HCl क्या करता है, वो pH को 1 से 2 कर देता है, ठीक है, pH को। तो इससे क्या होता है कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है और सलाइवरी अमाइलेज का जो एक्शन था वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और इतने pH पे जितने भी बैक्टीरियाज और जर्म्स हैं वो भी मर जाते हैं। म्यूकस क्या करता है, HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के एक्शन से स्टमक की वॉल को यानी कि उसकी भित्ति को, अमाशय की भित्ति को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है कि कहीं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाशय की जो इंटरनल एपिथेलियम है, जो उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, उसको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस हैं उसमें जो एंजाइम्स हैं वो होती हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो एंजाइम है, और एक एंजाइम होती है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, ये दोनों ही एंजाइम जो हैं वो एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, और इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है HCl। HCl इन दोनों को एक्टिवेट करता है और पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सिक्रेट होते हैं, इसलिए सिक्रेट होते हैं ताकि अगर वो एक्टिव होंगे तो उनको डाइजेशन करना है। डाइजेशन करने के लिए अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो हमारी बॉडी का डाइजेशन करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग है ये एंजाइम्स, और हमारी बॉडी वॉल जो है वो किससे बनी है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। तो टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम खुद की रक्षा करने के लिए नेचर ने क्या किया है, इनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट करती है। पर जब फूड प्रेजेंट होगा स्टमक में तब ये HCl सिक्रेट होगा और HCl के प्रेजेंस में ये क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। तो प्रोटीन को जो पेप्सिन है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में, ठीक है। और ये जो रेनिन है, रेनिन का बेसिकली फंक्शन होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क को थोड़ा सा ठोस बना देता है ये, ताकि वो क्या है कि स्टमक में रहे और उसके ऊपर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है, मिल्क में बेसिकली जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है कैसीन। कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन हो सके, क्योंकि मिल्क लिक्विड होता है और उसको अगर कर्ड के जैसी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, दही जैसी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस है ये खास करके बहुत ही छोटे बच्चों में या जो गाय के बछड़े होते हैं उसमें होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो रेनिन एंजाइम उनमें ज़्यादा मिलता है। बेसिकली हमारा फोकस है कि ये जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन वो कर देगा और उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद में स्टमक में डाइजेशन होने के बाद में स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, स्टमक में थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि बहुत ही कम वसा का डाइजेशन करता है, उसको फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, एकदम ना के बराबर। ज़्यादा जो मेजर डाइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, प्रोटीन का। स्टार्च का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसके बाद जो फूड है वो चला जाएगा ड्यूडेनम में, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ड्यूडेनम में 2 मेजर ग्लैंड्स ओपन हो रहे हैं, लिवर और पैनक्रियास। तो लिवर क्या सिक्रेट करता है, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। और अगर हम बाइल जूस की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कोई एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम। इसमें क्या है, इसमें है वाटर, ठीक है, सॉल्ट्स, वाटर और सॉल्ट्स। इसके अलावा इसमें है बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। 2 बाइल पिगमेंट्स हैं इसमें, बाइल र्यूबिन एंड बाइल विरिडिन, ठीक है। तो एंजाइम्स तो है ही नहीं इसमें, और जो सॉल्ट्स हैं उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट का पाइसीकरण, यानी कि फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और उस पर एंजाइम का एक्शन जो है वो फास्ट हो सके। जो बाइल पिगमेंट्स है उसका काम होता है बचा कुचा जो हमारा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा फीकस है, जो मल है, उसे कलर प्रोवाइड करता है। ये जो येलो कलर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 2 पिगमेंट्स। और इन पिगमेंट का सोर्स क्या है, उसका सोर्स ये है कि आपको पता है हमारी बॉडी में RBC का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज
डेज़ होता है। 120 डेज़ के बाद में ये जो RBCs होते हैं वो चले जाते हैं स्प्लीन में। 120 डेज़ के बाद में जो RBC है वो डेड RBC स्प्लीन में जाता है। वहाँ पर RBC में जो हीमोग्लोबिन है उसमें से आयरन तो चला जाता है बोन मैरो में, और जो हमारे पास में ग्लोबिन प्रोटीन बचता है, ये प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइल पिगमेंट्स में और लिवर में आ जाता है। वहाँ से इसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, बाइल जूस में आ जाता है वो, और बाइल जूस से फिर वो मल के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, और हमने डाइजेशन इन माउथ डिस्कस कर लिया, डाइजेशन इन स्टमक डिस्कस कर लिया, और डाइजेशन इन ड्यूडेनम पे हम थे। तो हमने देखा कि ड्यूडेनम में जो बाइल जूस आ रहा है वो क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पाइसीकरण कर रहा है, उसे छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करके उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जब ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो बाकी जो एंजाइम्स हैं वो उस पर एक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लिवर में तो कोई एंजाइम है नहीं, यकृत तो कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं कर रहा, तो ये बाकी एंजाइम कहाँ से आते हैं? ये जो बाकी एंजाइम आते हैं वो आते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से, ठीक है। और ये जो सिक्रीट होता है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। हमने देखा था कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि माउथ में जो फूड है वो थोड़े समय के लिए रहता है। तो जो बचा हुआ स्टार्च है उसका डाइजेशन यहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा, ठीक है। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में, है ना, डेक्सट्रीन्स में, ग्लूकोज में। लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करेगा यानी कि वसा का, और ये फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है वो किसका डाइजेशन करेगा, और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। तो जैसा हमने देखा था कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था, स्टमक में, तो वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया था। तो कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का नहीं हो पाता है स्टमक में, तो बचे हुए प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर होगा, और वो अगेन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पेप्टाइड्स होंगे, ठीक है, जो पेप्टाइड्स होंगे वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अब जो फूड है वो ड्यूडेनम से कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस सिक्रेट होता है उसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। और ये जो इंटेस्टिनल जूस है इसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, बिकॉज डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेशन हो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बचे कुछ जो भी चीज़ें हैं सबका डाइजेशन हो जाएगा। और तो फिर यहाँ पे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको उनमें से कुछ एंजाइम के एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे सुक्रोज है तो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होगी सुक्रेज, और सुक्रेज क्या करेगी, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगी, अगर यहाँ पे लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर होती है तो एंजाइम होगी लैक्टेज, और वो इसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। अगर यहाँ पे माल्टोज शुगर है, ठीक है, तो वो तो एंजाइम सिक्रेट होगी माल्टेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो देखिए ये तीन तरह के तो हमारे पास डाइसैकराइड हो गए, ठीक है। सुक्रोज के लिए सुक्रेज है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज है, और माल्टोज के लिए माल्टेज है। इनका एंड प्रोडक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक हो रहा है, और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है। फिर जी ये जो पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स को ब्रेक करने के लिए पेप्टाइडेज होगी, पेप्टाइडेज, और किस में कन्वर्ट कर देगी उसको, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो इस तरह से जो बचा खुचा जो भी कुछ है, हमारे जो भी शुगर्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उनका डाइजेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ और एंजाइम्स भी होती हैं, जैसे कि डीएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती है न्यूक्लियोटाइडेज, इस तरह की एंजाइम्स भी हैं जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बहुत ही खास बात होती है कि उसके जो इनर वॉल हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं,
ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। ये क्या करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, ताकि ये जो भी कंपोनेंट्स है फूड के डाइजेशन के बाद में हमें जो भी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, एंड प्रोडक्ट्स तो यही है फूड का, ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकें। एक खास बात ये है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का डाइजेशन मतलब स्टार्च और प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद जो हमको ग्लूकोज और अमीनो एसिड मिला है एंड प्रोडक्ट, उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में जाता है। लेकिन फैट के डाइजेशन के बाद जो हमको एंड प्रोडक्ट मिला है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये जाता है लिम्फ वेसल में, और वहाँ से ये हमारे एडिपोज टिश्यू जो कि स्किन के नीचे है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। जो बचा कुचा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, अब्सॉर्प्शन होता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो रेक्टम यानी कि जो हमारी मलाशय है वहाँ पे स्टोर होता है काफ़ी टाइम के लिए, और उसके बाद में एनस यानी गुदा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो होगा कि कितने तरीके के डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में, और अगर हमारे खान पान में किसी तरह की कमी होती है, चाहे वो कमी कार्बोहाइड्रेट की हो, प्रोटीन की हो, फैट की हो, विटामिन्स की हो, मिनरल्स की हो, तो उनसे हमें किस तरह के रोग हो सकते हैं, ये सब हम आगे देखें।